लोग बात करेंगे डिस्टॉर्शन के बारे में। एम्पलीफायर में जो डिस्टॉर्शन होता है मेनली वो फ्रीक्वेंसी की वजह से, फेज की वजह से और होता है एम्पलीट्यूड की वजह से। बट हमारा यहाँ पे स्टडी हो रहा है पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले जानेंगे कि डिस्टॉर्शन है क्या। मैंने डिस्टॉर्शन का डिफिनेशन लिखा है। डिस्टॉर्शन वो आपका सिस्टम बताता है कि आपका जो इनपुट जैसा है आपका आउटपुट वैसा नहीं दिखे। यानी कि अगर इनपुट में हमने फुल साइनोसॉइडल कोई सिग्नल दिया और आउटपुट हमें आपका सेम शेप का नहीं मिले, यानी कि फुल साइनोसॉइडल अगर नहीं मिले तो वो कहलाता है हमारा डिस्टॉर्शन आपका एम्पलीफायर में। डिस्टॉर्शन के हिसाब से ही हम लोग आपका सिस्टम में देखे थे क्लास बी में, क्लास सी में और क्लास एबी में। क्लास एबी में हमने देखा कि वो 180 से ज्यादा और 360 से कम था। आपका क्लास आपका जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे थे बी, उसमें हम लोगों ने देखा कि इनपुट अगर हमने फुल साइनोसॉइडल दिया है 360 का तो हमारा मात्र हाफ आपका मिल रहा था साइनोसॉइडल सिग्नल का, यानी सिग्नल जो कवर अप कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में 180 डिग्री का था, जिसमें हमने क्लास बी में उसे देखा था। सबसे मेन चीज जो आपका डिस्टॉर्शन आपका जो परेशान अगर करता है एम्पलीफायर को या देखने को मिलता है जनरली, वो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन जो है वो है क्या? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहता क्या है कि हमारा वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो इनपुट में तो था लेकिन आपका इनपुट में नहीं था, लेकिन वो प्रेजेंट था कहां? आपका आउटपुट में। यानी कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो डिस्टॉर्शन है जिसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो इनपुट में नहीं थे वो आउटपुट में अगर प्रेजेंट है तो वो आपका हार्मोनिक्स कहलाता है। अब हम पता करते हैं हार्मोनिक होने का वजह। हमने पहले भी आपको बताया था कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा होता है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक या डायनेमिक जो कर्व हम लोग निकालते हैं किसके बीच में? आईबी और आईसी के बीच में। आईबी और आईसी के बीच में हमने देखा था कि हमारा ये जो सिस्टम शो कर रहा था वो लीनियर नहीं था। वो ये जो बिहेव कर रहा था चेंज के हिसाब से वो आपका कैसा था? नॉन लीनियर टाइप का, नॉन लीनियर टाइप। तो नॉन लीनियर होने के वजह का इन्वेस्टिगेशन हमने किया कि भाई नॉन लीनियर होने का वजह क्या है। तो नॉन लीनियर होने का मेन वजह जो है वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट जो हम लोग पावर एम्पलीफायर में यूज कर रहे हैं, पावर हमारा ट्रांजिस्टर, तो उसके वजह से सिस्टम में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और वही चेंज हमारा उस फ्रीक्वेंसी को शो ऑफ करवा रहा है जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में प्रेजेंट नहीं था। अब इस नॉन लीनियरिटी की वजह से होता क्या है कि हमने जितना इनपुट दिया तो एम्पलीफाई अगर होता है तो फर्स्ट हाफ या आपका कोई एक हाफ तो फुल आपका एम्पलीफाई हुआ, लेकिन नेक्स्ट हाफ जो है वो आपका फुल्ली एम्पलीफाई नहीं हो पाता है। उसके वजह से हमारा सिग्नल में क्या होता है? डिस्टॉर्शन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम लें, क्लास बी में हमने देखा कि फर्स्ट हाफ तो हुआ, सेकंड हाफ गायब हो गया। क्लास एबी में क्या हुआ कि आपका फर्स्ट हाफ तो आया, सेकंड हाफ में हमारा सिग्नल कट गया। तो उसके वजह से डिस्टॉर्शन जो आपका आया, जो आपका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के वजह से, तो वो हमारा कहलाता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जब आता है तो वो अपने साथ जब आउटपुट उसका हम लोग आगे देखेंगे, निकालेंगे, तो उसमें ये गौर करेंगे कि डीसी कंपोनेंट के साथ फंडामेंटल तो कंपोनेंट है, लेकिन फंडामेंटल कंपोनेंट का और भी कंपोनेंट प्रेजेंट है। वो आपका जो फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ जो आया है वो कहलाता है हमारा हार्मोनिक। हार्मोनिक जो है वो फूरियर एनालिसिस के द्वारा हम लोग उसे निकालते हैं। इसके लिए हमें एक इक्वेशन लेकर के देखना होगा। सबसे पहले उस इक्वेशन को पता करना है तो हमें लीनियर टाइप का एक चीज देखना होगा। उसमें फिर हम लोग नॉन लीनियर जो है यहाँ पे
नॉन लीनियर जो एक्टिव कंपोनेंट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से सिग्नल को रख करके सेट करके देखेंगे, और वहां हम लोग क्लियरली देखेंगे कि डीसी कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हमारा हार्मोनिक्स क्या है, आउटपुट में प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ आउटपुट में डीसी वैल्यू और आपका उसके एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आते हैं, वो हमारा कहलाता है क्या, हार्मोनिक्स। तो आपका सिस्टम कहता क्या है कि जो आपका यहाँ पे द कंपोनेंट विद द फ्रीक्वेंसी सेम एज द इनपुट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मैंने इसके पहले भी बताया था, ये थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये लिखने के लिए आता है, तो थोड़ी सी थ्योरी मैंने एक्स्ट्रा दिया है, वो जरूरी है ताकि आप उसे पढ़ें और उसको समझ सकें। देखिए, इसके पहले मैंने बताया था कि हमारा जो डिस्टॉर्शन होने का वजह क्या है कि इनपुट में आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो तो रहता ही है, उसके साथ आउटपुट में एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हाजिर होते हैं, वो हमारा कहलाता है हार्मोनिक। अब मैंने बताया था कि आउटपुट में वो अकेला नहीं आएगा, आउटपुट जब आपको मिलेगा तो एक डीसी कंपोनेंट आएगा, एक फंडामेंटल कंपोनेंट और हार्मोनिक्स आएगा। तो जो कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है इनपुट सिग्नल के जैसा, उसे हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि वो होता कैसे है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे सिग्नल कोई भी लिया है आईबी का, ठीक है। अगर मैंने आईबी कोई सिग्नल लिया है आई एम कॉस ओमेगा टी, अब सिस्टम अगर आउटपुट आ जाए आईसी में, अगर इसके साथ आ जाए आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस आपका इसके साथ आएगा, हम आगे शो भी करेंगे, उसे दिखाएंगे भी, आई नॉट प्लस आई एम कॉस ओमेगा टी, और एक आ जाए आपका आई एम कॉस 2 ओमेगा टी। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, मैं इसे आगे शो भी करूंगा कि लीनियर नॉन लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक आपका दिखाता है उसके हिसाब से। तो मैंने आई भी लिया आई एम कॉस ओमेगा टी, और आउटपुट लिया है आईसी। जो हमारा आउटपुट हमें नहीं पता है, बट इस रिलेशन को हम लोग निकालेंगे कि आउटपुट में मान लिया आई नॉट आ गया, यानी डीसी कंपोनेंट, ये हमारा कॉस ओमेगा टी हमारा यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, सेम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका इंटीग्रल मल्टीपल भी हाजिर है, यानी कि यहाँ पे 1 के साथ है, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा टी, हो सकता है आगे 3 के साथ रहे, 4 के साथ रहे। तो ये जो कंपोनेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल जो आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हार्मोनिक्स। इस हार्मोनिक्स के वजह से हमारा आउटपुट वेवफॉर्म में क्या होता है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होने के वजह से जो आपका हार्मोनिक्स के वजह से जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, उस डिस्टॉर्शन को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में होता क्या है, जैसे जैसे आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू कमता जाता है, इसीलिए हम लोग इसे एक्स्ट्रा में एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं सिग्नल ले करके इसे दिखाऊंगा और ग्राफिकल एनालिसिस भी मैं आपको दूंगा कि कैसे कैसे वो बढ़ेगा, आपका एम्पलीट्यूड का लेवल धीरे धीरे कमता जाता है। अभी मैंने जो बताया है इसके पहले उसे दिखाने के लिए हम लोग एक रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। अब एम्पलीफायर है तो ऑब्वियस सी बात है, इनपुट जो आपका आएगा बेस करंट और आउटपुट हमारा आएगा किससे, कलेक्टर करंट से। अगर सिस्टम में हमने लिया है कि ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर अगर बिहेव कर रहा है तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, ये हम लोग पता करते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक से, या फिर हम सीधे कहें तो एक रिलेशनशिप है आपका इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले अगर हमारा जो मानते हैं कि अगर वो लीनियर टाइप का होता,
अगर वो लीनियर टाइप का होता तो हमारा एक रिलेशन निकलता IC इज इक्वल टू K1 IB, IC इज इक्वल टू K1 IB। बट हमारा यहाँ जो रिलेशनशिप है ये तो लीनियर के लिए था, बट हमने ट्रांजिस्टर को यहाँ पे सेट किया कैसा, नॉन लीनियर बिहेव के लिए। तो नॉन लीनियर बिहेव के लिए आप अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये लीनियर बिहेव दे रहा है। नॉन लीनियर का इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा K2 IB स्क्वायर। सेम इसी टाइप से वो आगे बढ़ करके आ जाएगा K3 IB क्यूब प्लस सो ऑन। ये जैसे जैसे आपका है सिस्टम में आगे बढ़ता चला जाएगा, नॉन लीनियर बिहेवियर हम लोग इसी तरीके से शो करते हैं। अब यहां पे हम एक IB करंट मान रहे हैं, ठीक है। तो लेट IB, अब एक IB करंट हम लोग मान रहे हैं जो साइनसॉइडल के हिसाब से वर्क करे। IB इज इक्वल टू IM cos ओमेगा टी। हमने कॉस का आपका सिग्नल लिया है जिसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड IM दे रहे हैं। अब ये जो आपका इक्वेशन ऊपर में दिखा रहा है नॉन लीनियर वाला, उसमें IB का वैल्यू हम लोग सेट करके देखेंगे कि हमारे सिस्टम में उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो हम सेट कर रहे हैं, सेट करेंगे, लिखाएगा क्या, IC इज इक्वल टू K1। अब IB की वैल्यू यहां पे क्या है, IM cos ओमेगा टी प्लस K2 IB हम यहां पे ले रहे हैं IM cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब ये नॉन लीनियर अगर बिहेवियर दे रहा है तो आप लंबे में दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग दो में भी अगर दिखाएंगे तो हम लोग को बस ये शो करना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आता है या नहीं। तो हम लोग बस 2 पावर तक का ही, हम लोग 2 पावर तक का ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां से हम लोग इसे ब्रेक करना शुरू करेंगे। फिर ब्रेक कर रहे हैं, ये आएगा K1 IM cos ओमेगा टी प्लस K2 IM स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोगों को पता है कि cos स्क्वायर अगर ओमेगा टी ले रहे हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से अगर ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 में। तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से अगर इसे ब्रेक करें, ये ब्रेक होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब ये जो टर्म है यहां इसमें हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, K1 IM cos ओमेगा टी प्लस K2 IM स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के हिसाब से हमने इसे ब्रेक कर दिया। अब यहां जो जो टर्म है उसे हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। K1 IM cos ओमेगा टी प्लस K2 IM स्क्वायर बाई 2 प्लस K2 IM स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी बाई 2। अब हमारा जो भी कैलकुलेशन था हम लोगों ने लगभग उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो रिलेशनशिप है यहां देखें, इसमें cos ओमेगा टी, यहां है cos 2 ओमेगा टी। अब इसमें कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं। अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ cos 0, यानी कि ये जो सिस्टम है वो कैसा बिहेव करेगा, डीसी कंपोनेंट के जैसा। तो हम लोग इसको रीअरेंज करने के लिए इस सिस्टम में हम लोग लेट करते हैं या कुछ मानते हैं। अगर जो हम लोग लेट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये जो टर्म है इसे मान लेते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग बी नॉट से। लेट बी नॉट इज इक्वल टू
K2Im²/2। अब ये तो V1 हो गया। अब यहाँ पे ये जो K1Im है इसे हम लोग मान लेते हैं कौन सा B1, ये K1Im। अब ये जो टर्म हमारा रह गया है K2Im²/2, इसे हम लोग मानते हैं क्या B2 इक्वल टू K2Im²/2। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, जो हम लोगों ने लेट किया है, उसमें ये जो सारा चीज आया है उसे हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज जब कर रहे हैं तो हमारा क्या रहा है, IC इज इक्वल टू, ये हमारा IC जो था वो किसके बराबर है, मैं यहाँ पे IC सेट कर दे रहा हूं सारी जगह। ये जो IC है वो आपका सबसे पहले यहाँ पे हमने K1M के लिए क्या माना है B1, यानी IC के लिए उससे पहले हम एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे K2Im²/2 को हमने क्या माना है B0, क्योंकि यहाँ पे cos 0 है, यानी कि कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन नहीं है, मतलब ये कौन सा टर्म है हमारा DC टर्म। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने लिखा है कौन सा B0, प्लस K1M को हम लोगों ने माना क्या है B1, तो इसे सेट कर रहे हैं हम लोग B1 cos ωt प्लस, अब देखिए यहाँ पे K2Im²/2 को हम लोगों ने माना है क्या B2, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा क्या आपका B2 cos 2ωt। अब देखिए जो भी रिलेशनशिप था या इसके पहले मैंने जितना भी बताया था वो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अगर इनपुट हम लोगों ने साइनसॉइडल लिया है तो नॉन लीनियर बिहेव होने के वजह से जो रिलेशनशिप मैंने दिखाया है उसमें मैंने बताया था कि उसमें क्या आते हैं, डीसी टर्म आता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट के जैसा उसका आपका फ्रीक्वेंसी रहता है वो फंडामेंटल कंपोनेंट, और उसके अलावा फंडामेंटल कंपोनेंट के इंटीग्रल मल्टीपल्स आते हैं। तो देख लीजिए इंटीग्रल मल्टीपल ωt 2ωt, अगर हम यहाँ पे 3 का लेके चलते 3ωt 4ωt आता, तो ये सारा का सारा चीज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर हमारा ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर अगर होता है तो वो अपने साथ डीसी कंपोनेंट, ये हमारा जो टर्म है वो क्या है डीसी कंपोनेंट, और ये जो टर्म हमने लिया है ये क्या है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और ये हमारा जो है इसका आपका क्या हार्मोनिक। तो जनरली ये जो हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है इसे हार्मोनिक में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पे 2ωt हुआ है फंडामेंटल के लिए, तो इसे हम लोग नाम दिए सेकंड हार्मोनिक। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे सिस्टम में लें कि अगर वो चेंज होकर के आ जाए, F0 मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे F0 हमारा फंडामेंटल है, तो नेक्स्ट जो 2F0 3F0 हो सकता है वो NF0 तक चला जाए। तो NF0 को अगर हम लोग मानेंगे तो वो कहलाएगा आपका कौन सा nth हार्मोनिक। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, हमने यहाँ तो एग्जाम्पल ले लिया, इसे शो ऑफ कर दिया जो रिलेशनशिप है। अगर N0 तक आ जाए तो क्या बोलेंगे, जैसे F0 2F0 सो ऑन, ये कहां तक चला जाए NF0 तक। तो NF0 के लिए जो आएगा ये तो हमारा कहलाएगा कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और ये कहलाएगा हमारा nth हार्मोनिक।
इसी तरीके से सिस्टम में आगे बढ़ करके हम उसे देखेंगे। ये हमारा रिलेशनशिप आया है, इसी तरह के रिलेशनशिप को हम लोग आगे जा करके और डिटेल स्टडी करेंगे। बस मैंने यहाँ पे यही शो किया है कि आपका जो हार्मोनिक होता है वो करता क्या है। अब यहाँ तो सिग्नल आएगा फुल साइनोसॉइडल, लेकिन यहाँ जितने भी हैं वो अटैच होकर के जैसे जैसे वो बढ़ेंगे सिग्नल को क्या करते जाएंगे, डिस्टॉर्ट करते जाएंगे। मैंने इसके पहले भी बताया है और अभी भी बोल रहा हूं, आगे ग्राफ के हिसाब से मैं उसे दिखाऊंगा कि जैसे जैसे हमारा हार्मोनिक्स बढ़ता जाता है उस जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड का लेवल कमता जाता है, इसीलिए समटाइम्स इसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी। मैंने इसके पहले बोला था कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को हम लोग सिग्नल वेव फॉर्म से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिग्नल वेव फॉर्म ड्रॉ किया है। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को हम लोग नॉन लीनियर या एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जैसे जैसे हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का आपका इंटीजर मल्टीपल मिलता जाएगा वैसे वैसे हमारा एम्पलीट्यूड का लेवल सिग्नल में कम होता जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला जो वेव फॉर्म लिया है वो साइन ओमेगा टी का लिया है। साइन ओमेगा टी में हमारा ये क्लियर दिख रहा है कि इसकी एम्पलीट्यूड एक लेवल तक मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में सेम लिया है। अब सेम मैंने आपका दूसरा जो बनाया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो आपका इंटीजर मल्टीपल साइन 2 ओमेगा टी। जैसे साइन ओमेगा टी हमारा पूरा ग्राफ 1 साइकिल तक मूव किया, साइन 2 ओमेगा टी यानी कि हमारा जो ग्राफ है उसका जो आपका साइकिल है 2 साइकिल तक हमने कंप्लीट करवाया है। लेकिन फर्क क्या है कि जो आपका फंडामेंटल या आपका जो सिंगल साइकिल था उसके रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट जो मैंने ग्राफ बनाया है साइन 3 ओमेगा टी का। साइन 3 ओमेगा टी में हम ये देख रहे हैं कि 3 साइकिल तक हमारा सिग्नल ट्रेवल किया है। जैसे जैसे हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का इंटीजर मल्टीपल मिलता जा रहा है एम्पलीट्यूड का लेवल कम होता जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड में जो आपका चेंज आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। और मेनली ये होने का वजह क्या है, नॉन लीनियरिटी। और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो यहाँ पे हो रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में उसे हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड decreases as the order of harmonic increases, order of harmonic increases। अब मान लेते हैं कि यहाँ का एक एम्पलीट्यूड हमने ए लिया, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, तो साफ हमें क्या पता चलेगा, A1 सबसे बड़ा होगा, देन उससे छोटा A2 होगा, देन उससे छोटा हमारा होगा A3। अब आता है कि हम लोग हार्मोनिक जो प्रेजेंट है सिग्नल में उसे कैसे पता करेंगे। हार्मोनिक जो हमारा सिग्नल में प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका सबसे पहले स्पेक्ट्रम एनालाइजर का। स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हार्मोनिक अगर किसी सिग्नल में प्रेजेंट है उसके बारे में वो बताता है। नेक्स्ट जो है हमने एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है वेव एनालाइजर। वेव एनालाइजर की खासियत क्या है कि वो आपका प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, यानी कि और वो बेहतरीन मेजरमेंट करके आपको बताता है हार्मोनिक प्रेजेंट है सिग्नल में, वो बताता है। ये वेव एनालाइजर की खासियत क्या है कि ये अगर आप इससे देखेंगे तो ये आपको वैल्यू को और क्लियर करके पढ़ने लायक आपको बना करके दिखा देगा। अब इसके अलावा हम एक और मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे जानेंगे कि हमारा सिस्टम में हार्मोनिक के वजह से जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसका रिलेशनशिप।
तो उसके रिलेशनशिप को देखने के साथ उस पे प्रेजेंट हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी एक दो हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी बना करके देखेंगे। मैंने इसके पहले हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बताया है। अब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को हम लोग परसेंटेज फॉर्म में भी दिखाते हैं। अगर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें भी कभी कभार ये पूछा जाता है, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आप उसके बारे में कैसे बात करेंगे। सिस्टम के हिसाब से अगर आप बात करना चाहें तो हम लोग को सबसे पहले जो है वो निकालना होगा कि हम लोग एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो यूज कर रहे हैं उसको पहले मानेंगे। जब भी डिस्टॉर्शन निकाला जाता है हम लोग फाइनल वैल्यू जो आपका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उससे कंपेयर करके उसके लिए हम लोग परसेंटेज डिस्टॉर्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की चीज के लिए हम लोग मानते हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसमें आपका एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम लोग माने। इफ द फंडामेंटल जो हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो ले रहे हैं वो हम लोग मान रहे हैं कि हमारा उसका एम्पलीट्यूड V1 था। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट has amplitude B1, हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या लिया है B1। अब हम लोगों को निकालना है nth के हिसाब से nth फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट has amplitude Bn। अब हमारा जो nth जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका हम लोगों ने आपका जो लिया है सिस्टम में, या nth जो हमारा हार्मोनिक है यहाँ पे हम लोग इसे हार्मोनिक भी लिख सकते हैं। nth जो हार्मोनिक है उसका एम्पलीट्यूड हमारा क्या है B1। तो यहां पे एक रेशियो हम लोग निकालेंगे कि Bn अपॉन B1 जो बताएगा nth जो आपका हार्मोनिक है उसका डिस्टॉर्शन। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग nth हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं Bn अपॉन B1, उसका हमने मॉड लिया है। अब अगर nth हार्मोनिक को हम लोग परसेंटेज में दिखाना चाहें तो यहाँ पे इनटू हम लोग क्या किए हैं 100% मॉड लिया ताकि हमारा यहाँ जो आपका डिस्टॉर्शन परसेंटेज में जो निकले वो नेगेटिव नहीं हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव में ही हमारा दिखता रहे। तो यहाँ जो डिस्टॉर्शन हम लोगों ने दिखाया है इसे हम लोग शॉर्ट में अगर दिखाना चाहें इसे बोलते हैं हम लोग %dn। तो %dn इज इक्वल टू मॉड Bn अपॉन मॉड B1 इंटू 100%। अब आते हैं हम लोग कि अगर इसी के हिसाब से हमारा अगर सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो हम लोग कंपेयर करके nth के साथ निकाल रहे हैं तो वहां पे हम लोग जो लिखते हैं उसे %d2 के फॉर्म में। %d2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा Bn मॉड Bn अपॉन आपका B2 इंटू कितना हो जाएगा 100%। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं। सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी ये आपका हो जाएगा ये आपका B2 और ये हो जाएगा आपका B1।
सेकंड जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम लोग जो निकाल रहे हैं वो परसेंट D2 के हिसाब से अगर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, मॉड B2 बाई मॉड B1 इंटू 100%, यानी कि फंडामेंटल के हिसाब से कंपेयर करके उसे हम लोग निकालेंगे। अगर हमें आपका थर्ड का निकालना रहे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंट D3 जो आएगा आपका, उसका मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड हमारा क्या है B3 मॉड B3 बाई मॉड B1 इंटू क्या आएगा हमारा 100%। अगर इसी के हिसाब से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा आगे का जो सिस्टम है उसके हिसाब से कंटिन्यू निकलता रहेगा। अब एक जो केस आता है कि अगर कंटिन्यूएशन में हमारा सिस्टम के पास बहुत सारा आपका इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट बहुत सारे आ जाए आउटपुट में, तो वहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वहां के सिस्टम के लिए हम लोग टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल करेंगे। टोटल हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का अलग ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारा क्या है, आपका इंडिविजुअल हार्मोनिक जो है वो प्रेजेंट है। लिखते हैं when an output signal has, अब आपका आउटपुट सिग्नल के पास बहुत सारा आपका क्या है नंबर्स, हैज ए नंबर ऑफ individual harmonic distortion component। तो आप इसके बारे में पहले हम लोग सोचेंगे कि इसका जो नाम दिया गया है वो शॉर्ट में आप पढ़ते हुए टीडीएस जो है वो आपका निकलता है हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो इसके लिए निकालते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसे हम लोग शॉर्ट में THDB बोलते हैं, THDB। तो इसके लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम लोग जो लिखे हैं परसेंट D इज इक्वल टू, परसेंट D जो है वो इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ जो हमारा सिस्टम में कंटिन्यू निकल रहा है उसका सारा का एडिटिव फॉर्म, यानी कि अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट ऑफ D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, यानी कि जहां तक वो वैल्यू दिया गया है वहां तक के सारे सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब यहां जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो हमने लिया है वो स्टार्ट हुआ है आपका सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन परसेंटेज से। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, अपना सेकंड से ही हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को भी हम लोग देखेंगे ताकि अगर वो एग्जाम में आए तो आप उसे बना सके। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि भाई हमारा जो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, आइदर सेकंड के हिसाब से या फिर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारा यूजफुल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं लास्ट में इंटू 100%।